So here I am back with another video. So in our previous video we have discussed about the simple imprisonment, forfeiture of property, fine, okay, and finally we have started with the second part of your second unit, that is prison system. Okay, so we had a quick introduction of prison, okay, prison system. Now now in today's topic we will start with the prison administration in India. Okay, so now let's start with our topic. So prison administration in India. We all know that crime rate in India is increasing at a rapid pace, but there are no adequate facilities in various prisons in our country to accommodate such person, at least by providing facilities for a decent living inside the prison. ठीक, हम सबको पता है कि जो इंडिया का क्राइम रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे एक रैपिड पेस में वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वो इंक्रीज़ हो रहा है उस हिसाब से क्या प्रिजन की फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि जब कोई क्राइम करेगा, कन्विक्ट होगा तो वो जाएगा तो प्रिजन में। तो एक क्वेश्चन है, क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है? सो चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं कि बट देयर आर नो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ इन वेरियस प्रिजन्स इन आर कंट्री टू एकोमोडेट सच पर्सन, एटलीस्ट बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर अ डिसेंट लिविंग इनसाइड द प्रिजन। ठीक, अब आप सब बात समझ गए होंगे। इवन दो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस regarding prison system and administration. Okay, so many of them are not enforced properly due to the prevailing condition of prisons in India. ठीक, क्या प्रॉब्लम्स है देखिए। Various surveys state that around 80% of the prisoners are under trial. Okay, and the balance 20% includes people who are convicted of various offences as well as women prisoners. ठीक, the present condition of many of the prisons is that the prison authorities are unable to meet requirements of the prisoners. ठीक, अब बात समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। सर्वे के अकॉर्डिंग 80% तो प्रिजनर वो हैं जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक, और जो 20% बचे भी हैं वो हैं जो कन्विक्ट हो चुके हैं, ठीक है, या तो विमेन प्रिजनर्स हैं। ठीक, प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि कई सारे प्रिजन्स ऐसे भी हैं और प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को, प्रिजनर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इन द लाइट ऑफ सच सिचुएशन इट कैन बी स्टेटेड दैट इट लीड्स टू एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिजनर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जिसके कारण हो क्या रहा है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनके जो भी फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, नाउ while going through judgments on various cases, okay, in connection with prison administration, we understand a common fact that in such cases prisoners have undergone various ill treatments and negligence from the part of the prison authorities. जो आजकल चल भी रहा है कि कई सारे ऐसे जजमेंट में भी देखे गए हैं कई सारे केसेस में, ठीक है, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहे हैं, उसमें यही चीज़ हमेशा देखी गई है। कॉमन फैक्ट हमेशा यही रहा है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनके साथ हमेशा ही इल ट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है, नेग्लिजेंस उनके साथ करी गई है, ठीक है, उनके प्रिजन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनके ऊपर, ठीक है। और कुछ देखिए उसमें एक ऐसा केसेस भी है, वन अमंग सच केसेस आर नीना राजन पिल्लई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस केस भी था ये, वेयर इन मिस्टर राजन जनार्दन मोहनदास पिल्लई, ठीक, हु वॉज वन ऑफ द फेमस बिजनेसमैन इन सिंगापुर, डाइड when he was undergoing judicial custody at the central jail of तिहाड़। ठीक, तिहाड़ में उनका जब उनका ट्रायल चल भी रहा था, उसी जुडिशल कस्टडी में वो थे, उसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक, इन दिस केस कोर्ट वॉज ऑफ व्यू दैट देयर इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द डिसीज्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रिजन अथॉरिटी, जिससे कोर्ट ने भी ये बात कही कि जो भी प्रिजनर था उनका जो भी फंडामेंटल राइट था वो पूरा का पूरा ही इन्फ्रिंज किया गया है प्रिजन अथॉरिटी द्वारा। ठीक, and it led to the death of the deceased. ठीक है, the court also stated that during such situation wherein urgent medical assistance is required for the prison inmates, necessary arrangement may be made without any delay or else it may lead to an infringement of the right to life under article 21 of the constitution. इसमें देखिए ये बात कही गई है कि अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है, कोई भी मेडिकल अर्जेंसी आ सकती है, ठीक है, कोई भी प्रिजनर के साथ, तो उसको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो उसको तुरंत ही उसको दिलवाना पड़ेगा। ये जो है प्रिजन डिपार्टमेंट का काम है। अगर वो इसको दिलाने में सक्षम नहीं रहती है, अगर उसको सही समय पे नहीं दिला पाती हैं, तो जो भी पर्सन का आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट होता है वो इन्फ्रिंज मान लिया जाएगा कि उनके द्वारा उन्होंने इसको इन्फ्रिंज किया है। ठीक, नाउ we'll talk about the various committees. Okay, so various committees were formulated by the government
in order to look after the matters inside prisons such as All India Committee for Jail Reform, the Mulla Committee and the Krishna Iyer Committee. ओके कई सारी कमिटीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो इन मैटर्स को जो प्रिजन के अंदर हो रहे हैं उसको देखने के लिए। कौन कौन सी थी वो? जेल रिफॉर्म के लिए एक मुल्ला कमेटी थी, कृष्ण अय्यर कमेटी थी, ठीक है, ये कमिटीज़ थी which looked into the reform and rehabilitation of prisoners as well as for the proper administration in prisons. Okay, now what are the rights of prisoners? देखिए अब जो प्रिजन में हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके भी तो कुछ अपने राइट्स हैं ना, तो उनके क्या राइट्स हैं, आइए चले आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। As India is a democratic country, each and every person is entitled to certain fundamental rights depending upon the nature of his living. As far as the prisoners are concerned, they are denied of certain rights available to other citizen in our country. ठीक है, क्या कहता है कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, हर इंसान जो है वो है जो इंटाइटल है सर्टेन फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है, क्या, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हिज लिविंग, ठीक है। एज फार एज द प्रिजनर्स आर कंसर्न दे आर डिनाइड ऑफ सर्टेन राइट्स अवेलेबल टू अदर सिटीजन इन आर कंट्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। बट देयर आर सर्टेन अदर राइट्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिजनर विच इंक्लूड, ऐसे देखिए प्रिजनर्स के पास क्या होता है, कई सारे राइट्स हैं जो वो एंजॉय नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल इंसान जेल के बाहर कर रहा है, लेकिन उन प्रिजनर्स के लिए कुछ ऐसे राइट्स अलग से स्पेशल राइट्स भी हैं, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली उनके लिए है। क्या है, देखिए पहला है राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है, जैसे अगर आप भी मूड कोर्ट करने गए होंगे या कभी कोर्ट में विजिट भी आप लोगों ने किया होगा, आपने भी देखा होगा कि हर दिन एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसमें कैदी सब भरे रहते हैं, ठीक है, नए केस तो जो आते रहते हैं प्लस इनके केस भी साथ ही साथ चलते रहते हैं, जो ऐसे बैठ करके कैदी सब आते रहते हैं। सो क्यों आते हैं वो डेली की डेली बेसिस, क्योंकि उनको एक राइट मिला है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है, कि उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए ताकि जल्द से जल्द उनका फैसला हो जाए कि उनको आगे जेल में रहना है कि नहीं, कन्विक्टेड हो गए कि वो बरी हो गए, क्या हुआ वो इसमें जो है चलता है। नाउ राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उनके साथ नहीं किया जाएगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम लोग कई सारी वीडियोज़ में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी अगर वीडियोज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे हार्डेस्ट पनिशमेंट होती है जेल में, जिसमें एक आदमी को एक बंद कमरे में रखा जाता है मिनिमम 22.5 घंटा 24 घंटे में से मिनिमम, और वो एकदम एक अंधेरा कमरा होगा, अकेले उसमें आदमी बैठा रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर बनाता है किसी भी क्रिमिनल पे, ठीक। नाउ हैंड कफिंग एंड बार फेटर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, ठीक। राइट टू मीट रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, ये उनका जो है अधिकार है, ठीक है, कि वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उनका जो भी एडवोकेट होगा उससे मिल सकते हैं अपने मन मुताबिक। राइट टू रीजनेबल वेजेस इन प्रिजन, मान लीजिए अगर उनसे कुछ काम करवाया जाता है, ठीक है, जेल में किसी भी तरीके का, कई सारे होते हैं जिसमें जेलर जिसमें उनको पैसा भी दिया जाता है उनके काम का, ठीक है, तो वो उनको समय पे और रीजनेबल मिलने का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन हो गया, वो अपनी बात कह सकते हैं। राइट फॉर रीजनेबल हेल्थ केयर, ठीक है, उनको एक अच्छा रीजनेबल हेल्थ केयर सिस्टम मिलना बहुत ज़रूरी, फैसिलिटी उनके साथ होना ही होना चाहिए। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रिजन, ओके, all of these are related to the type of prison administration in India. So what are the types of prisons? Prisons have been established under 3 different levels as enlisted below, ठीक है, किन किन तरीके देखे, इन 3 तरीके के होते हैं, द तालुका लेवल, द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, ठीक, 3 तरीके के prisons होते हैं। नाउ these different jails and prisons are alternatively known as sub jails, डिस्ट्रिक्ट जेल्स एंड सेंट्रल जेल, ठीक है, छोटे से बड़े यूनिट के आधार पर इनको रखा गया है। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रिजनर फैसिलिटीज़ लाइक वेरियस मेडिकल रिहेबिलिटेशंस एंड सिक्योरिटी आर सीन टू बी बेटर फ्रॉम दैट ऑफ द सब जेल्स टू द सेंट्रल जेल। आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी प्रिजनर फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी, रिहेबिलिटेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ जो है सब जेल से लेकर के क्रिमिनल जेल से इम्प्रूव होती चली जाती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस टाइप ऑफ other types of jails such as the women's jail, open jail, special jail and hostel school, ठीक, अभी भी जान रहे होंगे, मॉडल जेल भी बोला जाता है उसको, स्पेशल जेल्स भी होती है, जुवेनाइल जेल्स होती हैं, ओके, विमेन जेल अलग होती है, ओपन जेल्स अलग होती हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज सेंट्रल जेल्स। द क्राइटेरिया enlisted for being categorized as a central jail is different and varies from state to another, okay,
But sometimes that has been noticed as a trend in India is that person who commit offences that are entitled to a punishment for a long period, that is a period more than 2 years, are more often confined to central jails, and these jails have a larger capacity and occupancy than those of other jails. These jail have additional facilities such as rehabilitation. देखिए क्या होता है कि कई सारी जेल्स को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल जेल है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जेल है और सब जेल है, वो क्यों बनाई जाती है, ठीक है। देखिए सेंट्रल जेल क्या होती है, वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कैदी है जिसको बहुत लंबे समय की सज़ा मिली, मान लीजिए 2 साल की सज़ा मिली है, 4 साल की सज़ा मिली है, तो ये वो कैदी होते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना होता है। तो इन सबको सेंट्रल जेल में रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी जगह होती है, ठीक है, कई सारे कैदी एक साथ रह सकते हैं, लंबे ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं, वहाँ उनको कुछ कराने के लिए काम भी होता है, उनको रिहेबिलिटेट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रल जेल का फ़ायदा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंट्रल जेल आर सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में कितनी सेंट्रल जेल्स हैं, 16, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश में कितनी है, 11। ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट जेल क्या होती है, दे सर्व एज अ प्राइमरी प्रिजन इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रल जेल। समझ गए। यूपी हैज़ अबाउट 57 डिस्ट्रिक्ट जेल्स, मध्य प्रदेश हैज़ अबाउट 39 डिस्ट्रिक्ट जेल्स एंड बिहार हैज़ अबाउट 31 डिस्ट्रिक्ट जेल्स। डिस्ट्रिक्ट जेल का क्या होता है, ये प्राइमरी प्रिजन्स इनको कहा जाता है, और ये हर जगह उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पाई जाती हैं जहाँ पे सेंट्रल जेल की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या नहीं होती है, ठीक। किसमें राज्य में कितनी जेल्स हैं ये तो आपने डेटा देख ही लिया। नाउ थर्ड इज सब जेल्स। ओके, these jails are smaller in size, okay, and are placed at a subdivisional area of the state, ठीक। There are states that have been implemented a relatively higher number of these kind of jails, ठीक है, and have a very well organized setup of prisons even though it is of a lower level than the other jail, ठीक। अब आप बात समझ रहे होंगे कि सब जेल्स क्या होती हैं, ये वो जेल्स होती हैं जो छोटे साइज़ में होती हैं, ठीक है, सब डिविजनल एरिया में होती हैं, ठीक है, जैसे कह सकते हैं तहसील लेवल पे जैसे कहते हैं, उस लेवल को बोलते हैं सब जेल्स, ठीक है। देयर आर स्टेट्स दैट हैव इम्प्लीमेंटेड अ रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ दिस काइंड्स ऑफ जेल एंड हैव अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप ऑफ प्रिजन इवन दो इट इज़ ऑफ अ लोअर लेवल, ओके, देन द अदर जेल। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कितनी 100 सब जेल हैं, आंध्र प्रदेश में 99, तमिलनाडु में 96 सब जेल्स हैं, ठीक है। नाउ विमेन जेल्स, ठीक। देर आर okay, now we'll start with the women jail. There are those prisons that look forward to housing exclusively female prisoners, ठीक है। These prisons may be existing at a subdivisional, central and district level. India has a total of 20 women's jail in India with capacity of 5,200 women and has an occupancy rate of 60%. As women's jail have a very limited capacity, women prisoners in India are often housed in their prisons, okay. Maharashtra has about 5 women's jail, whereas Kerala and Tamil Nadu have about 3 jails each. Okay. Now we'll move on to the Bostel School. अब Bostel School क्या होते हैं, ये भी हम लोग पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिफाइन करने के लिए भी दिया हुआ था होमवर्क में आपके। There are a type of youth detention center and are used for incarcerating and housing minors and juveniles. Bostel School इनके लिए होता है जो माइनर्स होते हैं, जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है। जुवेनाइल किसको बोलेंगे, जुवेनाइल वो होंगे जो 16 साल या उससे कम उम्र के होंगे, उनको जुवेनाइल बोला जाता है। माइनर्स पता है आपको, 18 साल के नीचे वालों को माइनर्स बोलते हैं। बॉस्टल स्कूल मेक श्योर दैट जुवेनाइल्स एंड अदर यंग ऑफेंडर्स आर इंश्योर्ड सफिशिएंट केयर, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन। दिस इज टू इंश्योर दैट दे आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट इज वॉलेटाइल एंड सेफ। द जुवेनाइल्स इन सच स्कूल्स आर प्रोवाइडेड विद रिफॉर्मेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मॉरल इन्फ्लुएंस that conducive and prevent crime rates, okay. Tamil Nadu is known as having the highest occupancy with about 678 inmates. समझिए होंगे आप ये बात। चलिए अब functions पे आते हैं, ठीक। The socio-legal system of India is always based on non-violence, mutual respect for each other and treating other humans with dignity, ठीक है। ये है तो socio-legal system of India, क्या है कि ये हमेशा बेस्ड होता है नॉन वायलेंस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे ईच अदर और ट्रीटिंग अदर ह्यूमंस विद डिग्निटी, ठीक है। द मेजर लेसन दैट इंडियन लॉ सीक्स टू इम्प्लीमेंट दैट जस्ट बिकॉज अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम दैट डज नॉट मीन दैट द पर्सन स्टॉप एग्जिस्ट बीइंग अ ह्यूमन और कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम पर्सनल लिबर्टी।
देखिए ये तो इंडियन लॉ से बहुत बड़ी चीज़ है जो सीखना चाहिए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि अगर कोई भी पर्सन है इसने किसी भी तरीके का क्राइम किया है तो उसको पर्सन समझना नहीं बंद कर देना चाहिए, ठीक है, उसको वैसे ही इंसान समझना चाहिए और उसकी भी जो पर्सनल लिबर्टीज़ हैं उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी उसका बेसिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा, वो इन्फ्रिंज होगा, ठीक है। उसको भी हक है ज़िंदगी जीने का, भले उसने क्राइम किया है। द प्रिजनर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू हैव ह्यूमन राइट्स, ओके, बिकॉज प्रिजन टॉर्चर इज़ अ कन्फेशन टू द फेलियर ऑफ द जस्टिस सिस्टम, ठीक है। जो प्रिजनर्स होते हैं उनको भी वो भी जो है ह्यूमन राइट्स के लिए इंटाइटल होते हैं, ठीक है। प्रिजन टॉर्चर जो होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए वो है फेलियर टू जस्टिस सिस्टम है, ठीक है। उससे किसी प्रिजनर को भी कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। नाउ एट गारंटीज पर्सनल लिबर्टी एंड हैंस प्रोहिबिट्स ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन क्रूएल एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनी पर्सन वेदर एन इंडियन नेशनल और एन एलियन, ठीक, चाहे ये इंडिया जो भी प्रिजनर है चाहे वो इंडियन नेशनल है या एलियन, मतलब किसी एलियन माने होते किसी और देश का होना, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे ग्रह से कोई पकड़ के जादू पकड़ के ले आए, कोई मिल गया से, ठीक है। उस एलियन के बारे में बात नहीं हो रही है, उसके लिए बात हो रही है जो किसी अलग देश का हो, कहीं और से आया हो, ठीक, उसे एलियन कहा गया है। Any violation of this article would attract Article 14 of the Indian Constitution that encapsulates the right to equality and equal protection under the law, ठीक। Further, the rights of a prisoner is also dealt with under Prison Act 1894, okay. Any excess treatment that is committed to a prisoner by the police would attract the wrath of the legislature and the judiciary, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है, कोई भी एक्सेस ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रिजनर के साथ पुलिस की तरफ से, तो वो क्या होगा कि एक लेजिस्लेचर और जुडिशरी के उस पर बहुत बड़ा वो है, मतलब रैथ, ठीक है। नाउ देयरफॉर इंडियन जुडिशरी स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इंक्रीजिंगली एफिशिएंट एंड विजिलेंट अगेंस्ट पॉसिबल इंक्रोचमेंट्स ऑन द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स, ठीक। नाउ prisons have the function of upholding the rights of the prisoner as enlisted below, ठीक है। कौन कौन से राइट्स हैं प्रिजनर्स के जो उसका प्रिजन डिपार्टमेंट का काम है कि वो उनको मुहैया कराए। राइट टू लीगल एड, ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी वुड सी नो यूज इफ अ पर्सन इजंट प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट लीगल एड टू इनेबल दैट दे हैव एक्सेस टू जस्टिस इन केस ऑफ एनी ग्रॉस वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, ओके। लीगल एड हैज़ बिकम समथिंग दैट इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चैरिटी बट इज समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लीगल राइट। द बेसिक, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ह्यूमन राइट पर्सनल लिबर्टी क्या करता है कि वुड सी नो यूज इफ अ पर्सन इज इन प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट लीगल एड टू इनेबल दैट दे हैव एक्सेस टू जस्टिस इन केस ऑफ एनी ग्रॉस, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि लीगल राइट किससे कहते हैं, कि ह्यूमन राइट और लीगल राइट बेसिकली दोनों वही चीज़ें हैं और प्रिजनर्स के लिए ही है प्रिजन उसमें प्रिजन में, और वो कोई भी यूज़ का अगर नहीं रह जाएगा अगर उनको जो भी प्रिजनर है उनको प्रॉपर लीगल एड मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्टिस उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई उनके साथ वायलेशन नहीं हो रहा है उनके किसी भी राइट्स का, ठीक है। लीगल एड हैज़ बिकम समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चैरिटी, ये कोई चैरिटी का मैटर नहीं है अगर उनको लीगल एड दिया जा रहा है, तो ये नहीं कि उनको खैरात में दिया जा रहा है, वो उनका राइट है, ठीक। नाउ बट इज समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लीगल राइट। The basic notion that legal aid underlines is that justice should be administered properly and that it should be equal, okay. It should be made sure that it is within the reach of everyone who wishes to enforce their legal rights. Legal aid seeks to offer an opportunity to the Indian society for the redressal of grievances of the poor and needy and thereby establish the foundation of rule of law, okay. Now let's move to the further points. Judiciary has played a very vital role in the development of the concept of legal aid and thereby leading to the expansion of its scope. In the case of M.H. Vendarao Hoskot versus State of Maharashtra, the court has held that the right to legal aid is one of the basic necessity of fair trial. Okay. Now right to speedy trial के बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि this is one of the most important fundamental right of a prisoner that is implied through Article 21 of the Indian Constitution. दैट एस्पेक्ट कवर सोशल इंटरेस्ट एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट की स्पीडी ट्रायल जो भी है वो प्रिजनर को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जल्दी से उसके केस का निपटारा हो पाए और ये पता चल पाए कि वो कन्विक्ट होता है या छूट जाता है ताकि उसको कम से कम समय जेल में बिताना पड़े।
नाउ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स। ओके, जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं उनके पास क्या पावर होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ दे आर द कस्टोडियन ऑफ इम्प्रिजन्ड पीपल अंडर लॉ, ठीक। हेंस दे हैव एवरी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देयर प्रोटेक्टोरेट वार्ड विच स्टैट्यूट हैंड्स देम ओवर अंडर रिटन लॉ, ठीक है। क्या होते हैं प्रिजन ऑफिसर, ये कस्टोडियंस होते हैं इम्प्रिजन्ड पीपल के, ठीक है, लॉ में, ठीक है। कि तो उनके पास क्या होता है, हर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लॉ में उनके लिए लिखी होती है, उनके पर्टिकुलर प्रोटेक्टोरेट और वार्ड के लिए, ठीक है। नाउ दे ऑथेंटिकेट देयर पब्लिक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन एज ट्रू एंड गिवन अंडर नो ड्यूरेस, ओके। किसी भी तरीके का उनके द्वारा दिया गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है, पब्लिक स्टेटमेंट कुछ भी है वो ये माना जाएगा कि वो किसी भी प्रेशर के उसके अंडर नहीं होना चाहिए। दे विटनेस देयर एवरी लॉफुल एक्शन डन विद अदर पर्सन टू अवॉइड एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज डन ऑन देम, समझ गए आप। दे कीप देम इनसाइड प्रिजन एज पर लॉफुल मैंडेट एंड रिलीज देम एज पर मैंडेट डायरेक्शन। उनका ये काम होता है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको प्रिजन के अंदर लॉफुल जो भी मैंडेट उनको दिया है उसके हिसाब से रखें, और जब भी उनको डायरेक्शन मिले उनको छोड़ने के लिए तो वो उनको रिलीज़ कर सकें। दे हैव द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस बाय अवॉर्डिंग रिमिशन इन सेंटेंसेस, ऑफरिंग गुड डेज एंड एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। वो क्या कर सकते हैं, उनके जो सेंटेंस को रिड्यूस भी करा सकते हैं, ठीक है, उनके रिमिशन के लिए बात करके, ठीक है। और इन सेंटेंस ऑफरिंग गुड डेज विद एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। It is the highest power given to them to facilitate the journey of a convict, okay, from feeling abandoned at the point of entry into prison to reintegration into society as release, ठीक है। ये बहुत बड़ी उनको एक पावर दी जाती है जिससे क्या हो सकता है कि वो कोई भी एक अगर पर्सन है जो मान लो अपने आप को अबेंडेंड फील कर रहा है सोसाइटी से, उसको लग रहा है कि वो समाज से दूर हो गया है और कुछ भी अब उसके साथ नहीं है, वहाँ से उसको उस स्टेट पे लाके कन्वर्ट कर देना जब वो वापस छूट रहा हो रिलीज़ के टाइम, और वो एकदम खुश हो और उसको मतलब उसमें तैयार हो वो वापस रीइंटीग्रेट हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी प्रिजन अथॉरिटी को। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, दे आर ऑथोराइज्ड टू यूज़ फोर्स टू स्टॉप वायलेंस लीडिंग टू हार्म टू अदर प्रिजनर स्टाफ। दे कैन यूज़ फोर्स टू स्टॉप एनी एस्केप फ्रॉम देयर कस्टडी। देखिए 6th पॉइंट को लेकर के मैं आपसे बात करूँगा। अगर मैं आपको एक वेब सीरीज़ के बारे में बताता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ देखी है तो आपको ये सब चीज़ें बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दे आर ऑथोराइज टू यूज़ फोर्स टू स्टॉप वायलेंस एंड एवरीथिंग। तो क्रिमिनल जस्टिस में आपको अपनी तरफ से ही बोलूँगा कि आप बिल्कुल अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे जुडिशरी का काम चल रहा है, कैसे जेल चल रहा है, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ लाइफ ऑफ प्रिजनर ड्यूरिंग इलनेस और अदर टाइम, ठीक है। आप समझ गए, जो भी प्रिजनर की हेल्थ लाइफ हो गई या कोई भी इलनेस या कुछ भी हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि तुम्हारे सुपरविजन के अंदर इसकी तबीयत अगर ऐसी हुई, कैसी हुई, क्या ख़राब हुआ, क्या मेडिकल फैसिलिटी उन्होंने उनको मुहैया कराई, क्या हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड किया, ठीक है, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। एवरी डेथ अंडर प्रिजन कस्टडी इज ट्रीटेड एज एन अननेचुरल डेथ, ओके, समझ गए। बहुत बड़ी लाइन है ये, इसको आप प्लीज़ इसको आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर जो भी आगे चल के लिटिगेशन भी करेगा, प्रैक्टिस भी करेगा, क्रिमिनल लॉ लड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एवरी डेथ अंडर प्रिजन कस्टडी इज ट्रीटेड एज अननेचुरल डेथ, ओके, एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय 4 एजेंसीज साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, ठीक है। कौन कौन सी 4 एजेंसीज हैं? पहला है प्रिजन डिपार्टमेंट, सेकेंड इज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है जुडिशरी एंड द फोर्थ इज ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। 4 लोग जांच करते हैं उसके पीछे पे। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म द गार्जियन रिलेटिव ऑफ द प्रिजन एट वंस इफ ही इज़ अनवेल ट्रांसफर टू अदर प्लेस। अगर मान लीजिए कोई प्रिजनर है जो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, सही नहीं है, कुछ भी है, तो प्रिजन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो उसके गार्जियन को या उसके रिलेटिव को उसके बारे में जानकारी दें कि ये जो प्रिजनर है इसकी जो है तबीयत ख़राब है या अनवेल है, या इसको कोई और जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे सही रह सकता है। तो ये जिम्मेदारी है प्रिजन डिपार्टमेंट की, ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक दैट इज़ अबाउट प्रिजन, देन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ओके, राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स, okay, so rights of the power and functions of the prison authorities also,
Okay, so we have also discussed about the various case laws also. Okay, so now in our next video, so we will start with a new topic, open prison. Okay, so that's all for today's video. Thank you.